तो ये पिक्चर क्या कह रही है आपसे? मूव विद टाइम, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। और ये मोशन के बारे में है और टाइम के मोशन के बारे में है। आपके लिए लर्निंग भी है इसमें कि अब आप जैसे कि 9th क्रॉस कर रहे हैं, 10th में जा रहे हैं, अब बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। जितनी फ्रीडम आप जब 9th में आए थे तब थी आपके पास, अब और 1 साल और कम हो गया उसका। तो आप ऐसे ही 1 साल और निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप 10th भी क्रॉस करने वाले होंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय दिस टाइम। तो ध्यान रखिए कि ये अब तक आपने 10th 9th में रहते हुए जो गलतियां हो गई आपसे, जो चीज़ें आपको सीरियसली करनी चाहिए थी आपने नहीं की, उतने डेप्थ में नहीं पढ़ा गए आप, जो आपको आगे कहीं ना कहीं काम आने वाला था 11th में। तो कम से कम अब वो गलती हमसे 10th में ना हो, है ना। अब तो जो हो गया उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 10th में हमसे ये गलती ना हो। 10th में हम NTSC भी हम दें, NTSC में भी हमारा सिलेक्शन हो, वही सबसे बड़ा टारगेट अभी बनाइए 10th का। उसका टारगेट बनाने में फ़ायदा ये होगा कि आपका बोर्ड भी अच्छा जाएगा, ठीक है। बोर्ड्स में भी आपके 95 प्लस तो आने ही आने हैं अगर आपने NTSC को टारगेट बना लिया। तो अभी सबसे पहला टारगेट उसी को बनाइए कि 10th हमारा अच्छा जाए कम से कम। 9th जैसा भी गया, अच्छा बुरा जो भी था, कोई दिक्कत नहीं है, 10th अच्छा जाना चाहिए। अदरवाइज़ फिर आप 11th में पहुंच चुके होंगे अगले साल, और अगर 9th 10th दोनों खराब हो चुके होंगे तो 11th 12th फिर अच्छा कर पाना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो मोशन देखिए, मोशन क्या है? मोशन क्या है? जब आप किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में जब मूव करते हैं, जैसे कि हम ये एग्जांपल से समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये पर्सन क्या दिख रहा है आपको? मूव कर रहा है या बैठा है? बताइए, देख के पता लगा। हाँ, हाँ रेस्ट पे है, ठीक है। सभी लोग को दिख रहा है कि इंसान रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, इसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, और ना ही ये उसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। ये जहाँ बैठा है वहीं पे है, जिस सोफे पे बैठा है वो सोफा भी वहीं पे है, ठीक है। उसके पास जो ये अलमारी रखी हुई है वो भी वहीं पे है, डेस्क भी वहीं पे रखी हुई है, ठीक है। ये कर्टन भी वहीं पे पड़ा हुआ है, यानी कोई भी चीज़ इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है, ना ये मूव कर रहा है। तो हमने कहा कि ये रेस्ट पे है। यानी जब कोई चीज़ें आपस में मूव नहीं कर रही होती हैं आसपास में, जिसके रेस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो आप रेस्ट में कहे जाते हैं। लेकिन अभी हम इसका दूसरा सिनेरियो दिखाएं। अब बताइए, ये मोशन कर रहा है, रेस्ट पे है? हाँ, मूव कर रहा है। अब आपने कैसे फौरन कह दिया कि ये मूव कर रहा है? जैसे ही उसने खिड़की, हाँ खिड़की खोली तो देखा कि ये किसी गाड़ी में बैठा हुआ है, ऐसे लगा ना कि किसी गाड़ी में बैठा हुआ है। गाड़ी के अंदर का सीन पहले आपको दिखाया गया, तो गाड़ी के अंदर तो देख के लग रहा था कि किसी कमरे में बैठा हुआ है। फिर आपने देखा कि अच्छा अब तो सराउंडिंग चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये किसी गाड़ी में है, तो ये मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो कोई चीज़ मूव कर रही है या रुकी हुई है, ये प्योरली जो है वो रिलेटिव चीज़ होती है। देखिए, रिलेटिव चीज़ होती है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में आप इसको मेजर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तब आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ मूव कर रही है और ये चीज़ रेस्ट में है। एब्सोल्युटली ना कोई चीज़ रेस्ट में है और ना ही कोई चीज़ मूव कर रही है, इस तरह से देखेंगे अगर हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आप और आपका दोस्त, अब आप बताइए, आप जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं उस गाड़ी में आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, लेकिन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो मूव कर रहे हैं। जैसे ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, वो जब आपको देखेगा तो उसके हिसाब से आप मूव कर रहे हो, लेकिन गाड़ी में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना। बोलो, आप अपने फ्रेंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, लेकिन जब बाहर से कोई देखेगा तो वो बोलेगा कि यार नहीं ये तो मूव कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। तो जिस इंसान के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही होगी वो बोलेगा कि आप मूव कर रहे हो, और जिसके रेस्पेक्ट में नहीं कर रही है, भले ही आप दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, तो इसलिए आप रेस्ट में कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर है? बताइए। अब एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों, ये देखिए, ये जो पर्सन यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ है, ये स्टेशनरी है या नहीं है? बोलो भाई, रुका हुआ है। कोई इंसान अगर बैठा है तो स्टेशनरी होगा ना। ये जो पर्सन ये बैठा है, बताओ जल्दी से। हाँ, स्टेशनरी है। अच्छा, हम आपके सामने खड़े हैं, हम स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अनलेस कि हम दौड़ने ना लगे, यहाँ पे हम रुके हुए हैं। अब देखिए एक चीज़ और, अब बताइए, जो पर्सन अभी बैठा था उसके बारे में क्या कहेंगे अब आप? हाँ, अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको देख कहाँ से रहे हैं। अब वो अर्थ पे बैठा हुआ है और अर्थ एज अ होल तो मूव कर रही है, तो इसका मतलब अर्थ पे जितनी चीजें सब मूव कर रही है, ऐसे बोलो, इस तरह से।
अर्थ जब मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रही है। लेकिन बिल्कुल गाड़ी वाला एग्जांपल लीजिए, गाड़ी के अंदर भले ही गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। बोलो बेटा। तो अर्थ इज लाइक अ कार, ह्यूज कार कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कार है। उस कार में वो कार मूव कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो अगर एक दूसरे की रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं तो एक दूसरे को वो रेस्ट में बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, अगर आप अर्थ को भी मूविंग कंसीडर करेंगे तो फिर आप बाकी चीजों के मोशन की स्टडी नहीं कर पाएंगे। बोलो नहीं कर पाएंगे ना। अगर आप कहें अर्थ भी मूव कर रही है तो कोई रेस्ट में है ही नहीं, कोई रेस्ट में नहीं तो सब मूव कर रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं तो छोड़ो, मोशन पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने फिर एक रेफरेंस फ्रेम बनाया कि हम जहां से मेजर कर रहे हैं उसको रेस्ट पे मानेंगे। तो हमने अर्थ को क्या मान लिया कि अर्थ क्या है, एक तरह से रेस्ट पे है, रेस्ट ऑब्जेक्ट है। उस पे जो चीजें मूव कर रही होंगी, हमें जो मूव करता दिख रहा है, हम अर्थ को रेस्ट मान चुके हैं। तो अब अर्थ के रेस्पेक्ट में जो चीज मूव करके जाएगी उसको हम बोलेंगे कि वो मूविंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, ठीक है, ये देखिए कि यहां पे मान लेते हैं कि ये पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन अगर मूव कर जाता है, यहां पे खड़ा हुआ है, ये बॉल है सपोज करो, ये बॉल अभी ए पॉइंट पे है। ये अगर इस बॉल को हिट करता है तो ये बॉल हिट होके यहां पे बी पॉइंट पे आ जाती है। अब क्या हुआ, इस बॉल ने इस पर्टिकुलर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उस ग्राउंड पे एक पॉइंट हमने मान लिया ए पॉइंट जो कि रुका हुआ है। अब अगर वो मूव करके एक पर्टिकुलर पॉइंट बी तक चली जाती है तो हम कहेंगे ये बॉल मूव कर गई, मोशन में है, ठीक है। और हम बाकी सब चीजों को क्या मान रहे हैं, स्टेशनरी मान रहे हैं। जो ग्रीन कलर की आपको फील्ड दिख रही है ये सब क्या है, बोलो, इसको हमने मान लिया है स्टेशनरी है। जबकि हम जानते हैं स्टेशनरी नहीं है, ये तो अर्थ का पार्ट है और अर्थ तो ऑलरेडी मूव कर रही है। बोलो बेटा, अर्थ तो मूव कर रही है ना, लेकिन हमने अपने मेजरमेंट के लिए, चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अर्थ को मान लिया है कि वो मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है। अच्छा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मूव नहीं कर रहे हैं, जिनको हम रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, जो कहीं पे स्टेशनरी हैं, स्टेशनरी इस सेंस में हम नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल रुका हुआ है, अभी हम समझाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला एक केस होता है, तो वो अभी हम आगे समझाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप समझिए कि वो हमने मान लिया रेस्ट में है। तो अर्थ को हमने रेस्ट में मान लिया है, ठीक है, अर्थ को हमने क्या किया है, रेस्ट पे मान लिया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, और क्यों, उसी को हमने रेफरेंस फ्रेम बना लिया है। रेफरेंस फ्रेम मतलब हम वहां से चीजों को मेजर करेंगे, ठीक है। अर्थ में हमने सारी चीजें रेस्ट पे मान ली हैं। अर्थ पे जो मान लेते हैं एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं एक पेड़ है, और पेड़ से आप पेड़ के पास खड़े हुए थे, ठीक है, पेड़ के पास खड़े हुए हैं आप, और यहाँ पे मान लीजिए क्लॉक लगी हुई है, ठीक है, ये घड़ी है, घड़ी में टाइम चल रहा है। अब आप यहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है, मूव नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी कहलाएंगे। लेकिन हमको पता कैसे चला कि आप मूव नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा? हाँ, मतलब ये कि जो पेड़ है, उस पेड़ से आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बनी हुई है। बोलो, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। मान लेते हैं आपके और पेड़ के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर थी, तो हमने देखा कि 10 o'clock पे, 10 AM पे आपकी डिस्टेंस 5 मीटर थी। फिर हमने देखा कि 10:30 पे भी आपकी डिस्टेंस 5 मीटर है। फिर हमने देखा कि 11 AM हो गया, फिर भी आपकी डिस्टेंस 5 मीटर है। इट मीन्स कि टाइम तो गुजर रहा है, टाइम तो पास हो रहा है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है पेड़ से, क्यों, क्योंकि पेड़ को हमने क्या माना हुआ है बेटा, पेड़ को माना है रेफरेंस फ्रेम, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। इससे हम मेजर करेंगे भाई, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को तो आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा, ताकि आप वहां से आइडिया लगा सकें कि कोई चीज उससे दूर गई है और कितना गई है, तभी आप बोलेंगे कि वो डिस्प्लेस हुआ है। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, बोलते हैं ना, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूव नहीं किया, तो पेड़ को हम क्या मान रहे हैं, एक तरह से सराउंडिंग बोल दो या रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम ना बोलें, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग में आपका पेड़ भी है, उसके रेस्पेक्ट में आप 10 बजे भी 5 मीटर दूर खड़े थे, 10:30 बजे भी 5 मीटर दूर खड़े थे, 11 बजे भी 5 मीटर दूर खड़े थे। इट मीन्स कि आप अपनी पोजीशन को बदल नहीं रहे हैं। और अगर आप टाइम गुजरता जा रहा है और टाइम के साथ साथ आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसका सीधा मतलब क्या है कि आप क्या हैं, हाँ, ये क्या है, रेस्ट पे हैं, स्टेशनरी हैं, या क्या बोल सकते हैं हम, रेस्ट पे हैं। अब रेस्ट समझ में आया, रेस्ट का मतलब
अगर आप टाइम के साथ साथ, टाइम गुजर रहा है लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो आपकी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उतनी ही बनी हुई है। आप अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में 5 मीटर दूर खड़े थे, वो पेड़ हो सकता है, वो कोई घर हो सकता है, आसपास की चीजें हो सकती हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप जहां पहले खड़े थे 10 बजे, वहीं 10:30 बजे भी हैं, वहीं 11 बजे भी हैं, तो इसका मतलब आप मूव नहीं कर रहे हैं, आप रेस्ट में हैं। इसको बोलेंगे रेस्ट। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वहीं खड़े होना, मूव ना करना। इतनी बात समझ में आ रही है? रेस्ट का मतलब क्या है? ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, सराउंडिंग को हमने क्या मान लिया है? सराउंडिंग को यह माना है कि वो मूव नहीं कर रहा है। सराउंडिंग मूव नहीं कर रहा है, सराउंडिंग भी अर्थ पे है, अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए ये मान रखा है। ठीक है, तो रेस्ट समझ में आ गया सबको कि रेस्ट क्या होता है। ऐसे ही अगर आप सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूव कर जाते, सपोज करिए 10 बजे आप 5 मीटर की दूरी पर थे, 10:30 बजे पता चला आप यहां पहुंच गए। ठीक है, अब यहां से यहां की डिस्टेंस सपोज करिए 100 मीटर है, तो आप डिस्प्लेस कर गए। डिस्प्लेस यानी जिस प्लेस पे आप खड़े थे वहां से डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप अभी 5 मीटर दूर खड़े थे, आप 100 मीटर दूर है, टाइम गुजरा, आपका जो प्लेसमेंट है या जो आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। इट मीन्स आप किस में है? मोशन में है। लगातार चेंज हो रहा है तो आप मूविंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा वो। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अर्थ को हमने एज अ होल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लिया है जो कि मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो या तो रेस्ट पे हों या अगर मूव भी करें तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें। तो अर्थ क्या है? अर्थ रेस्ट पे तो नहीं है पूरी तरह से, है ना? अर्थ रेस्ट पे नहीं है, तो हमने क्या माना कि अर्थ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसलिए हमने इसको, अभी हम समझेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन के लिए हमने बता दिया आपको कि ऐसी चीजें जो या तो रेस्ट पे हो या मूव भी कर रही हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उनको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम में है, यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे चलते हैं। ठीक है, तो मोशन हमें काफी, देखिए इसमें क्या क्या चीजें देखनी है, जल्दी से देखते हैं। और क्या क्या इसमें पढ़ना है हमने? डेफिनेशन ऑफ मोशन जो पहले देख चुके हैं, आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ मोशन एनकाउंटर्ड इन आवर एवरीडे लाइफ, मतलब इतनी सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, थर्ड है एनालाइज करना है मोशन को, स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो देखेंगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज को देखेंगे, एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे और एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें देखना है और ये सारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं ये सब बेसिक्स हैं आपके काइनेमेटिक्स के, मोशन के। अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो आपको 11th में दिक्कत नहीं होगी, बेस आपका स्ट्रांग हो गया। इसके बाद सिर्फ ग्राफ बचेगा और ग्राफ हम आपको एक अलग क्लास लेंगे उसकी, उसमें सब बिल्कुल बेसिक ग्राफ से लेकर, मतलब बेसिक जो बहुत बेसिक ग्राफ होते हैं वहां से लेकर अच्छे लेवल तक के ग्राफ करा देंगे। किसी बच्चे को ग्राफ में कुछ नहीं समझ में आता होगा ना अब तक, अगर आप वो क्लास अटेंड कर लें, यानी आज से आप अगर ये मोशन की क्लासेस लगातार करिए आप, तो आपका मैकेनिक्स का जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ना सिर्फ बेस स्ट्रांग होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। यानी 9th में आपको जो कुछ करना चाहिए था अगर आपने नहीं भी किया है, तो अब आप जो लेक्चर अब हम कराने जा रहे हैं इसके ऊपर, उनको आप सिंसियरली देखिए, लाइव ज्वाइन करके देखिए और फिर रिकॉर्डिंग शेयर होंगी तो रिकॉर्डिंग्स को भी देखिएगा। आपकी जो भी ग्राफ में प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, मोशन देख लिया हमने। मोशन हम एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बोलते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और नॉट। ठीक है, टाइम भी ध्यान में रखना है कि टाइम के रेस्पेक्ट में भी हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है विद द टाइम, ठीक है, तो वो कहलाएगा इट इज एन मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्या है, पहचानते हैं इसको आप लोग? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोलो। हाँ, तो ये अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो मूविंग नहीं कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मूव कर रहे हैं। बोलिए, ऐसे ही देखिए यहाँ पे आपका जो सन है, वो सन के अराउंड आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। क्लियर है?
तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव है, पहले ही बताया हमने आपको, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किसी भी चीज को अगर आप इंडिपेंडेंटली एनालाइज करने जाएंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन कर रहा है तो नहीं बता पाएंगे आप, आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। इसीलिए इनको बोलते हैं रिलेटिव हैं, किसी के रिलेशन में आपको निकालना पड़ता है कि आप मूव कर रहे हैं तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिलेशन में, अगर रुके हैं तो किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? जैसे कि कोई और वर्ड्स कोई बताएगा जो रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, कोई बताएगा? किसी को याद है कुछ वर्ड्स ऐसे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दे मतलब वो रिलेटिव हैं। जैसे कि हम बोलें अगर, जैसे कि अगर हम बोलें कि ये लड़का बहुत लंबा है, बोलो ये वर्ड रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? ये लड़का बहुत लंबा है, रिलेटिव है ना? एब्सोल्यूट है। अरे कैसे एब्सोल्यूट कहाँ है भाई? बहुत लंबा का मतलब क्या होता है? बहुत लंबा कोई एब्सोल्यूट टर्म है? बहुत लंबा एब्सोल्यूट टर्म, हाँ ह्यूमंस के हिसाब से तो ह्यूमंस के हिसाब से ये कह सकते हैं कि जनरल हाइट्स जो होती है उनसे ज्यादा, तभी तो रिलेट कर रहे हैं ना। क्लियर है? जैसे हम कहें कि ये बहुत गोरा है, ये बहुत काला है, ठीक है, इस टाइप से वर्ड अगर बोल रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये क्या है? ये रिलेटिव टर्म है या नहीं है? बताइए। ये सारे रिलेटिव टर्म है ना। ये बहुत ज्यादा पढ़ता है, अगर कोई बोले ये बहुत ज्यादा पढ़ता है, इसका क्या मतलब है? ये भी रिलेटिव है। बहुत ज्यादा पढ़ना मतलब बाकी अपने जो क्लासमेट्स हैं या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पढ़ता है। ये बहुत ज्यादा वीक है, किसी के बारे में बोला जाता है, ये भी तो रिलेटिव टर्म हुआ। तो ये सब रिलेटिव टर्म है। तो मोशन भी रिलेटिव टर्म है आपका। क्लियर है? अब देखिए यहां पे सन और मून के बारे में जो बात की जा रही है, तो सन मूव कर रहा है, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको साथ में। सन का जो मोशन है वो दो तरह से होता है, सॉरी सन बता रहे हैं, अर्थ का मोशन दो तरह से होता है। एक अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, रोटेशन जिसको बोलते हैं, और एक सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है, बोलो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन कैसे पता चलते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ, ये जो एग्जाम्पल है ये किसको डिफाइन करता है, जल्दी बताओ। रेवोल्यूशन से आपके सीजन चेंज होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, ठीक है, स्प्रिंग, ये सब आते हैं, तो हमको पता चलता है अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, और डे एंड नाइट से क्या पता चलता है? रोटेशन। हाँ ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग समझ पाते हैं अर्थ की। टाइप्स ऑफ मोशन पे आ जाइए। वन डायमेंशनल मोशन जिसको लीनियर मोशन बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन भी होती है, ठीक है, और थ्री डायमेंशनल मोशन भी होती है, ठीक है। लीनियर मोशन देखिए ध्यान से, ये एक लाइन में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन कहलाएगी, जैसे कार आपके सामने मूव कर रही है तो वो कहलाएगी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन जैसे कि ये फुटबॉल देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यानी कि एट द सेम टाइम वो आगे भी जाए और ऊपर भी जाए, दोनों तरह से, यानी आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। दो एक्सिस है ना, मतलब इधर जैसे एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, तो जो दोनों एक्सिस में मूव करे, यानी वो आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, ऐसे ऐसे वाली मोशन, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, देखो। तो ऐसे जो मोशन होगी इस तरह से वो कहलाएगी टू डायमेंशनल मोशन। जैसे कि ये देखिए फुटबॉल आपको दिख रहा है करता हुआ, ये देखिए ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो ये मोशन कहलाती है आपकी टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। टू डायमेंशन में ये मोशन हो रही है, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये आगे भी मूव कर रहा है लगातार, ये देखिए यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, और ऊपर भी जा रहा है, पहले इतना ऊपर था, फिर इतना ऊपर चला गया, फिर इतना ऊपर चला गया, है ना, बोलो बेटा, क्लियर है? तो ये टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। ये है थ्री डायमेंशनल मोशन, जैसे कि बर्ड वगैरह आपकी जो मोशन करती हैं वो थ्री डायमेंशनल ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशनल मोशन भी कर सकती हैं, वो स्पेस में फ्री हैं मूव करने के लिए। अब ये देखिए ध्यान से, ये आपका घर है, सब लोग ध्यान से सुने, ये आपका घर है, ठीक है, ये स्कूल है आपका, ठीक है, स्कूल भी दिख रहा होगा, घर भी दिख रहा होगा, ये आपका प्लेग्राउंड है। अब आप मान लीजिए अपने घर से स्कूल जाना चाहते हैं या प्लेग्राउंड जाना चाहते हैं, तो तरीके क्या हैं जाने के, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा रहे हैं। अगर आप प्लेग्राउंड जाना चाहते हैं अपने घर से, ठीक है, हाउस टू प्लेग्राउंड, तो हाउस टू प्लेग्राउंड जाने के दो रास्ते हैं, क्या क्या है? पहले आप कहाँ जाएं? हाउस से स्कूल जाएं, और फिर स्कूल से कहाँ जाएंगे, बोलिए, प्लेग्राउंड।
दूसरा रास्ता क्या है कि ये डायरेक्ट भी तो है ऐसे, ये देखिए, ये वाला रास्ता है जो लॉन्गेस्ट रूट है आपका, जो भी लॉन्ग रूट आप ले रहे हैं जाने के लिए, वो डिस्टेंस कहलाएगा, और जो शॉर्टेस्ट रूट है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है पूरा ऐसे जा रहे हैं, घूम के जा रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आ रहा है? डिस्टेंस क्या होगी कि जो भी पाथ लेंथ होगी, एक्चुअल पाथ आपने जो फॉलो किया, आप यहां से यहां गए और फिर ऐसे ऊपर चले गए, यहाँ प्लेग्राउंड पे पहुंच गए, ये पूरा पाथ की डिस्टेंस आपकी मतलब लेंथ जो है वो डिस्टेंस कहलाएगी। और इसी तरह से टोटल डिस्टेंस आपके घर से जो प्लेग्राउंड तक है, मान लेते हैं ये 4 है और ये 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 7 आ गई, है ना। अब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ले रहे हैं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी? देखिए, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी वो आपका, यानी सबसे छोटी डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस जो आपके घर और आपके प्लेग्राउंड के बीच में है वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर कहाँ से लाए, कैसे आया? पाइथागोरस से लाए हैं। ठीक है, आसान है, सब जानते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। सब बच्चे ध्यान से सुने, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हो सकता है आप लोग ना हो, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको समझ लीजिए क्या किया है। हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर लेंथ को, पर्टिकुलर डिस्टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। 0 से 50 मीटर, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, यानी इक्वल डिस्टेंसेस के उसमें इंटरवल में तोड़ दिया है हमने। अब हम देखेंगे कि ये कार, ये जो जर्नी करेगी, यानी हर एक सेगमेंट को जो ट्रेवल करेगी, पहला सेगमेंट ये हुआ, दूसरा सेगमेंट ये हुआ, तीसरा सेगमेंट ये, चौथा सेगमेंट ये। ठीक है, हर एक सेगमेंट में डिस्टेंस इक्वल है, बताइए 50-50 है सब में? हाँ, अब हम देखने वाले हैं कि टाइम कितना लगेगा। देखिए पहला सेगमेंट कवर किया, दूसरा कवर किया, तीसरा किया, चौथा किया, दिख रहा है आपको सबके टाइम? मतलब पहला यहां से यहां गया, उसका टाइम 1 दिया हुआ है। दूसरा आपका ये देखिए यहां से यहां गया, टाइम कितना है? 2। तीसरे का टाइम कितना दिया हुआ है? तीसरा यहां से पूरा 150 तक गया, 3 है टाइम। आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा हर एक टाइम इंटरवल, टाइम गैप कितने का है? डिस्टेंस गैप बताओ पहले कितने का है? डिस्टेंस गैप बताओ। 50। टाइम गैप बताइए 1। दूसरा डिस्टेंस गैप बताइए, बिल्कुल सही। टाइम गैप बताइए 1। फिर लास्ट वन 50 एंड द 1। आपको दिख रहा है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर 50 मीटर को 1 सेकंड में कवर किया है। अगर हम सेकंड में ले लें, हर 50 मीटर को 1 सेकंड में कवर किया है। जब कभी भी ऐसी मोशन होती है जो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है, जैसे कि 50 मीटर को 1 सेकंड में कवर किया, 100 को 2 सेकंड में, 150 को 3 सेकंड में, 200 को 4 सेकंड में, आपको देख के भी लग रहा है कि हर 50 के बाद 1 सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर 50 के बाद। तो हर पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक सेम अमाउंट का टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो मोशन कहलाती है कैसी? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म होती है या नहीं होती है? बताओ, स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आएंगे या सब लोग एक तरह के कपड़े पहन के आएंगे? हाँ, सेम। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक जैसी मोशन हो रही है, यानी हर एक डिस्टेंस के लिए जो टाइम टेकन है वो सेम है। 50 मीटर 1 सेकंड में, अगला 50 मीटर 1 सेकंड में, अगला 50 मीटर 1 सेकंड में। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया होगा? बताइए। तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। किसी को ना क्लियर हुआ हो तो पूछ सकता है दोबारा से। अब देखिए यहां पे, देखिए क्या सारे टाइम इंटरवल सेम दिख रहे हैं आपको? देख के बताओ जल्दी से। अलग अलग हैं? बोलो, ये 50 का है, ये 100 का है, यहाँ कितना है? यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो 0 है। 1 कहाँ है? 0 है। अरे यहाँ कहाँ चेंज हुआ है? सेम है ना? तो हाँ, कहाँ से कहाँ तक? नहीं, क्या बोल रहे हो? ये हो सकता है ये वाला इन्होंने गड़बड़ लिख दिया हो, ये पूरा यहाँ से यहाँ देखना है हमें। तो कितना है ये? 150 का, क्योंकि बीच में कोई फ्लैग है ही नहीं।
हाँ सही तो है, 150 है ना गैपिंग, देखिए। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसके बीच में 50 मीटर है लिखा हुआ है। अब देखते हैं, ये देखिए, हाँ पहले सेकंड में 50 कवर किया, दूसरे सेकंड में कितना कवर किया है 150। गैप कितना आ रहा है, गैप चेक करते हैं नीचे, 100 का गैप है और कवर कितने टाइम में हुआ है, 1 सेकंड में। अगला 150 कवर कर दिया इन्होंने 1 सेकंड में, स्पीड बढ़ गई, देखो स्पीड बढ़ गई होगी ना। आपने 100 मीटर को 1 सेकंड में कवर किया, अगले 150 1 सेकंड में कर दिया, आपने स्पीड बढ़ा दी ना, चेंज हो गई। यहां देखिए क्या हुआ, 50 मीटर को कवर कर दिया 1 सेकंड में, फिर डाउन हो गया, स्लो हो गया, आप दिख रहा है ना। यहां देखिए ये स्पीड जो थी तो स्लो फास्ट, फिर और स्लो हो गए जाके स्टार्टिंग में। अब यहां आप देख रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हुए हैं। बताओ, टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकंड 1 सेकंड पहले की तरह सेम है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में कवर्ड डिस्टेंस अलग अलग हो गई। 100 यहां 150 वहां 50, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी दोनों जगह होनी चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल भी हो, इक्वल डिस्टेंसेस भी होनी चाहिए। दोनों में से जो भी अनइक्वल हो गया, कभी हो सकता है टाइम इंटरवल अनइक्वल हो जाए, डिस्टेंस इक्वल हो, फिर भी वो मोशन कैसी कहलाएगी, देन स्टिल इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा केस बता रहे हैं, दूसरे केस में क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल अनइक्वल है। देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस इक्वल है नहीं है, तो यहां पे गाड़ी देखो, कहीं कहीं पे देखो, देखने में भी लग रहा होगा गाड़ी बहुत स्लो हो रही है, कहीं पे तेज हो रही है, कहीं पे स्लो हो गई। फिर से दिखाते हैं, देखो ध्यान से, गाड़ी की मोशन भी वैसे एनिमेशन बनाया गया है, देखिए काफी टाइम ले रही है आगे की डिस्टेंसेस को कवर करने में। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो गैपिंग है वो तो सेम है, वो तो यहाँ पे भी दिख रही है, सेम गैपिंग है आपकी। ठीक है, ये देखिए 50-50 की गैपिंग हर जगह ली गई है, लेकिन क्या अलग है, यहाँ देखो, यहाँ भी 50 है सब जगह। हाँ, यहाँ पे पहले 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ कितना है 4 है, और यहाँ सब 50-50 है आपका। तो टाइम गैपिंग अलग अलग हो गई, तो दोनों में से कुछ भी अलग हो जाएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्पीड, स्पीड हमने क्या, देखिए जब आप अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, दैट इज आप टाइम गुजर रहा है तो आप डिस्टेंस भी आपकी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो जब वो चेंज हो रहा होता है, दोनों चीजें देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अ गिवन डिस्टेंस, मतलब किस रेट से वो अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ये कहलाता है आपकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा था, देखिए कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ से उसकी डिस्टेंस थी 5 मीटर। ठीक है, अब 5 मीटर डिस्टेंस थी, अब ये टाइमिंग सपोज करते हैं 10 o'clock ही ले लेते हैं हम लोग, 10 AM पे ऐसा था। अगली बार हमने क्या देखा कि अगले 30 सेकेंड्स में वो ट्रेवल कर गया 30 मीटर तक चला गया। ठीक है, नेक्स्ट 30 मीटर चला गया यहाँ से, फिर हमने देखा वो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि फिर 60 मीटर कवर कर रहा है अगले 10 सेकेंड में, यहाँ पहुँच रहा है। अब देखिए पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में जो कवर की गई है, इनका जब आप रेशियो लेते हैं, यानी इनका रेशियो लें कि भाई किस रेट से आगे चल रहा है ये, तो रेशियो क्या आएगा 30/30। यहाँ कितना आया, यहाँ मीटर है, यहाँ कितना है सेकंड है, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया 30 मीटर 30 सेकंड में कवर किए हैं, तो 1 मीटर कितने सेकंड में कवर किया होगा, बोलो, यही मतलब है ना। हाँ, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे यही चीज पता करें तो कितनी आएगी स्पीड इस सेगमेंट के लिए 6। हाँ, तो यहां से हमें पता चला कि यहां आ रहा है 6, यहां पे वो हर मीटर के लिए कितना टाइम ले रहा है, 1 सेकंड में कितने मीटर कवर कर रहा है 6 मीटर, और यहां पे 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, तो पर सेकंड कितना मीटर कवर कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलेंगे, है ना। पर सेकंड, हर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, और इसी को सेकंड को यहां पे एक वर्ड बोल दिया जाता है रेट। रेट का मतलब कुछ नहीं है, टाइम है, यानी पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड को अगर हम मान लें एक पर्टिकुलर रेट से,
तो हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रहा है। 1 सेकेंड में कोई 1 मीटर कवर कर रहा है, 6 मीटर कवर कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है 1 सेकेंड में 6 मीटर कवर कर रहा है, वो जल्दी चल रहा होगा, है ना। इसकी स्पीड क्या कहलाएगी, फास्ट, और इसकी कहलाएगी स्लो कंपैरिजन में, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड कम ज़्यादा है पर्टिकुलर टाइम में। तो इसलिए लिखते हैं रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, अ गिवन डिस्टेंस। तो रेट ऐसे निकाला जाता है, डिस्टेंस को आप उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस रेट से पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम का आ जाता है। अब दोनों को देख के लग रहा होगा आपको दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। भाई 2 लोग निकले हैं, देखिए ध्यान से, फिर से निकल रहे हैं। ये होगी साइकिल, मान लीजिए आप जा रहे हैं निकल के, ये आपके, हाँ ये हो गए पापा आपके, कहाँ गए ये। तो ऑब्वियस सी बात है बाइक की स्पीड ज़्यादा देखने में भी लगी होगी आपको, ठीक है। तो हाई स्पीड मतलब होता है लार्ज डिस्टेंस कवर हो रही है। हाई स्पीड का सिंपल मतलब है कि लार्ज डिस्टेंस कवर हो रही है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी कम टाइम में जब आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई स्पीड, ठीक है। लो स्पीड यानी कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी, लो स्पीड कहलाएगी आपकी। स्पीड कोई स्पीड नहीं है अगर आप रेस्ट पे हैं, मूवी नहीं कर रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गई आपकी। डिस्टेंस को अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं और टाइम को सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई सिस्टम में होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में लेते हैं और सेकंड उसका आपका टाइम का एसआई यूनिट है, ठीक है। जनरल यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होती है, यानी बड़ी जो यूनिट्स होती हैं उसमें हम किलोमीटर पर आवर भी यूज़ करते हैं। क्लियर है ये बात। अच्छा, ये कन्वर्जन पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, सबको क्लियर है? बताओ। चलो फिर इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस यहाँ पे दी है 300, 300 कहाँ होगी, ये तो मुझे लगता है 3000 होगी ना, हाँ। और 20 मिनट्स ये हो गया। स्पीड निकालनी है अगर हमें, तो स्पीड कितनी आ गई यहाँ से, 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी यहाँ से निकल के, देखिए, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 9 किलोमीटर पर आवर, बोल सकते हैं। कैसे आया 9 किलोमीटर पर आवर, तो अभी हमने पीछे बताया था आपको, क्या करते हैं हम, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और इधर से इधर आना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो यहाँ पे अगर आप 18/5 कर देंगे तो आंसर यही आ जाएगा। यहाँ पे आप करिए 18/5 करेंगे, 5 5 0.5, 18 5 90 आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? जनरली जो मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, आप सब जानते हैं ना। अब यूनिफॉर्म मोशन जो है मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम में कवर हो, ये कैसे हम इंश्योर करेंगे, है ना। ट्रैफिक होता है, रोड खराब है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और हमसे भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया, वो हिल ही नहीं रहा है, पैर वहीं पे फिक्स हो गया है, और वो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। हम यूनिफॉर्म मोशन बहुत मुश्किल है कर पाना। तो जनरली जो मोशंस होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, ठीक है। अब अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, कितनी, वो कैसे निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस कवर की है उससे निकालेंगे आप। तो उसमें क्या होता है कि जब आप टोटल जर्नी के लिए बात कर रहे होते हैं, देखिएगा ध्यान से, टोटल जर्नी की अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझिए, जैसे मानिए ये ए है और ये डिस्टेंस इसने कवर की, पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये बी है, ठीक है। फिर यहाँ बी से सी तक गया, ठीक है। फिर ये डी है। अब सपोज करिए ए टू बी आप जा रहे थे, तो ए टू बी डिस्टेंस थी 100, ठीक है। आपको लगे कवर करने में 10 सेकेंड। बी टू सी आप जा रहे थे, बी टू सी सपोज करिए डिस्टेंस थी 200 और आपको कवर करने में लगे 15 सेकेंड्स। सी टू डी आप जा रहे थे तो डिस्टेंस थी 500 मीटर और आपको कवर करने में सपोज करते हैं लगे 20 हाँ हो जाएगा 20 सेकेंड्स, ठीक है। स्पीड बताइए हर एक सेक्शन की जल्दी से, पहले की कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड।
दूसरे की 13.33। है। अच्छा नीचे 15 मान लिया है हमने, पॉइंट्स हटा देते हैं, रुक जाओ, पॉइंट्स नहीं आना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं इसको भी 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तीसरा 25 अब एक बात बताओ, ये ए से बी गए 10 मीटर पर सेकेंड की इनकी स्पीड निकल के आ गई। अब ए और बी के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है सपोज करो, तो बहुत से इंस्टेंसेस आए होंगे ना बीच में, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे ना, बहुत सारे जगह पड़ी होंगी, बोलो पड़ी होंगी ना, और उसमें ट्रैफिक होगा, बोलो ट्रैफिक भी होगा भाई, बीच में लोग बाकी लोग भी जा रहे होंगे। इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द मोशन ए टू बी में मेंटेन करके रख पाए होंगे क्या ये? ऑब्वियसली, ठीक है, नहीं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन वाला हो जाएगा, फिर तो सारे पॉइंट्स यूनिफॉर्म मोशन तो होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो ए से बी के बीच में हम जो इनकी स्पीड निकाल रहे हैं, ये हम इनको कहीं ना कहीं एक एवरेज बता रहे हैं। एवरेज का मतलब ये होता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। एवरेज का मतलब ये होता है, एवरेज का मतलब ये है कि ऐसा अमाउंट आपने निकाल लिया है जिसके सराउंडिंग में कोई भी डिजिट पॉसिबल है, मतलब 10 के अराउंड होगी, 10 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, 9 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है, इसको बोलते हैं एवरेज। तो 10 मीटर पर सेकेंड जो आपने निकाला है वो ये मानते हुए निकाला है कि बीच में हर एक पॉइंट पे उसने इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम लिया होगा। क्लियर है ये बात? जैसे 100 मीटर कवर करने में 10 सेकेंड लिया है, ओवरऑल पूरा देख लिया आपने, तो बीच बीच में मान लो 10-10 मीटर में अगर इसको तोड़ दें छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि हर एक 10 मीटर का टुकड़ा भी उसने कितने में कवर किया होगा? बोलो 1 सेकेंड में, है 1 सेकेंड में ना। अगर आप 100 मीटर को 10 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, तो 10 पार्ट्स में फिर आप किसको तोड़ रहे हैं? साथ साथ सेकेंड को भी तोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ हो सकता है किसी पार्ट के लिए उसने 1 सेकेंड से भी ज्यादा का टाइम ले लिया हो सकता है कोई पार्ट 1 सेकेंड से भी जल्दी कवर कर लिया हो, पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो जो स्पीड निकल के आएगी वो एवरेज स्पीड कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जर्नी है वो नॉन यूनिफॉर्म जर्नी है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे उसको हम, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप सर्टेन नहीं है कि वो उसने हर एक पर्टिकुलर इंटरवल, जो छोटा छोटा इंटरवल पड़ा होगा रास्ते में, वो उसने इक्वल टाइम इंटरवल में ही कवर किया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए वो स्पीड एवरेज स्पीड कहलाती है। इसी तरह से अगर हम ए और डी के बीच में स्पीड पता करना चाहें, पूरा डिस्टेंस बताओ कितना है? अरे पूरा डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस बताइए, ए और डी कितना है टोटल डिस्टेंस? 800। और कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड। बताइए स्पीड 800 डिवाइडेड बाई 40 यानी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद देखिए, क्या आपको दिख रहा है हर जगह 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है? वो यहाँ तो आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आ रही थी कितना? 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 25 है, यही गलत हो गया। देखो 3 सेगमेंट में ही गड़बड़ हो गया और आप मान के बैठे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल के आए हैं। क्लियर है? बात समझ में आई कि हर एक सेगमेंट की स्पीड अलग अलग आ रही है। तो आपकी जो स्पीड निकल के आई है वो एवरेज स्पीड है, यानी वो करेक्ट आंसर एग्जैक्टली नहीं है कि वो कितनी स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि हर जगह स्पीड उसकी चेंज हो रही थी। आपने ओवरऑल बता दिया, एक लमसम अमाउंट बता दिया कि इसके अराउंड मिल जाएगी आपको, 20 के अराउंड मिल जाएगी। अब दिख रहा है आपको कभी कभी 25 भी हो रही है, कभी 20 से नीचे भी आ रही है ना। तो एवरेज में यही होता है, एवरेज बीच का नंबर होता है, उससे ऊपर की डिजिट भी पॉसिबल है, नीचे की डिजिट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है तो जो आपकी ओवरऑल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आप निकालेंगे वो एवरेज स्पीड निकल के आएगी कभी भी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप स्पीड जानना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेके उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड बताओ। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए आप मीटर देख रहे हैं, तो बार बार उसकी सुई ऊपर नीचे हो रही होती है, मतलब कम ज्यादा हो रही होती है स्पीड, है ना। तो कम ज्यादा हो रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ अभी कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो आपने बोला 40 मीटर पर सेकेंड या 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं, तो वो उस 40 किलोमीटर पर आवर वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होगी। जब किसी ने आपसे पूछा, क्या उसके तुरंत बाद हो सकता है 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद कोई पूछे, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे भी 40 किलोमीटर से चल रहे होंगे, हो सकता है चेंज हो जाएगी, 39 हो सकता है, वो 45 हो जाए, है ना, 35 हो जाएगी, चेंज हो चुकी होगी।
तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप कभी मीटर पे नजर डालते हैं, जो स्पीडोमीटर होता है आपका, वो जो आपको वैल्यू बता रहा होता है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड नहीं है वो वहां की। ठीक है, वो एवरेज स्पीड तो तब निकल के आएगी भाई, टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल टाइम निकालिए। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। हाँ, इंस्टेंटेनियस यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड। तो एवरेज स्पीड अलग है, इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। हाँ, वो हम बाद में बताएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाती है, हाँ उसका क्या तरीका है। हाँ बिल्कुल सही बात, ऑब्वियस ही बात है, सारी छोटी छोटी इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होनी चाहिए सारी। अगर 40 है तो मतलब A से B के बीच भी उसका 10 होना चाहिए, B से C में भी 10 होना चाहिए स्पीड। अगर हम देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। तो अब अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप वही स्पीड कंटिन्यू कर रहे हैं जो पूरी जर्नी की स्पीड है ना भाई। जब सेम नंबर है, सेम नंबर का एवरेज निकालो तो वही आता है ना, बोलो। अब खुद ही सोचो कि एवरेज मान लीजिए हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड 10 है, ठीक है, यहाँ भी इस पार्ट में भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब ये 4 10 है, हम आपसे बोले बताओ एवरेज स्पीड निकालो, तो क्या एवरेज आएगा निकल के भाई? 10 कैसे जोड़ते हैं, टोटल नंबर सम कर दीजिए, 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सेम नंबर का एवरेज भी सेम आता है। तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होती है यूनिफॉर्म मोशन में, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आइडियली ही पॉसिबल है खाली। बोलो क्लियर है, आगे चलें। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में हमने देखा हर सेकंड की स्पीड को आप ऐड करिए n तक और फिर डिवाइड करिए, फिर निकलेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम सब जानते हैं निकालना, उससे हम निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक जो कार है वो पर्टिकुलर D1 डिस्टेंस को T1 टाइम में ट्रेवल कर रही है, D2 को T2 में, ठीक है, D3 एक डिस्टेंस हमने मान ली वो T3 टाइम में कवर कर रही है, और इसी तरह से D4 को T4 में कवर कर रही है। अगर हम रेशियो निकालें टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम का तो ऐसे ही कुछ आएगा, देखो ध्यान से, दिख रहा है नीचे, D1 D2 D3 सबको जोड़ दीजिए, नीचे के टाइम जोड़ दीजिए और दोनों को डिवाइड करिए तो रेशियो निकल आएगा आपका। जैसे कि यहाँ पे वापस आते हैं, अब देखिए ये मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है, देखो ध्यान से। अरे ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा यहाँ पे स्पीड निकालो, स्पीड क्या आएगी बताइए, सबसे पहले में 50 मीटर पर सेकेंड, दूसरे में कितनी है 50, तीसरे में कितनी है, डिवाइड करिए। हाँ, हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड सेम है, देखिए ध्यान से, 50 50 50, हर एक सेकंड में स्पीड सेम आ रही है आपकी 50 50, तो सेम है। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहती है, स्पीड भी यूनिफॉर्म रहती है। और जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हाँ ठीक है, अनइक्वल में देख लेते हैं, चलो भाई अनइक्वल वाला भी देख लेते हैं केस। देखिए अनइक्वल केस में क्या हो रहा है, अनइक्वल में स्पीड बताइए जल्दी से, पहली कितनी है 50 है, दूसरी कितनी है 75, तीसरी कितनी है 100 है, और ये कितनी है, ये तो एवरेज उसमें आ रहा है पॉइंट में शायद, हाँ 8 समथिंग आ रहा है ना, ये तो 87 समथिंग, ठीक है 87.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको दिख रहा है हर जगह स्पीड अलग अलग है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। देखिए यहां ध्यान से, ये 2 पॉइंट्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक मान लेते हैं डिस्टेंस है d, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्पीड निकल आएगी, बोलो इस तरह से डिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं स्पीड के फॉर्मूले से, ऊपर देखिए बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ गया मूव करके, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और है उसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है। डिस्टेंस तो आपको कैसे भी पॉसिबल थी, देखो बेटा डिस्टेंस तो ऐसे जाके ऐसे मुड़ गए आप, एक और तरीके से पॉसिबल थी, ऐसे चले जाते, बोलो है ना,
हर बहुत तरीके से पॉसिबल थी डिस्टेंस आपकी कवर करना। ऐसे भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बोलो ऊपर से, ऐसे भी कर सकते थे। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन की ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा वो, ऐसे कोई डायरेक्शन लेस नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ अभी देखते हैं स्पीड के साथ। अब देखिए जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मतलब कोई और पाथ लेकर जा रहा है, लॉन्ग पाथ ले रहा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ ना ले, कोई और लॉन्ग पाथ लेकर जा रहा है जहाँ पे डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो तब तक वो जो उसकी स्पीड निकल के आएगी ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो सिर्फ स्पीड कहलाएगी। लेकिन जैसे ही वो ये डायरेक्शन वाला पाथ ले लेगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो पाथ ले लेगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वैसे ही उसकी स्पीड के साथ एक डायरेक्शन ऐड हो गई, नहीं हो गई, बोलो स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ गई ना। हाँ, तो स्पीड विद डायरेक्शन नाम बदल दिया हमने, क्या नाम रख दिया? हाँ, वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे ना तो और मजा आएगा, इसमें हम और अच्छे टर्म्स कुछ सीखने वाले हैं, कुछ चीजें। तो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, अभी हमने देख लिया। ठीक है, तो वेलोसिटी में क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी? स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट की और वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, बस। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जैसे कि स्पीड किसी की है 5 मीटर पर सेकेंड, अब ये इसके साथ अगर डायरेक्शन लग गई नॉर्थ डायरेक्शन, तो अभी तक तो ये क्या कहलाती थी? स्पीड कहलाती थी। लेकिन अब इस पूरे को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, हाँ, एक टर्म से बोलेंगे वेलोसिटी। कितना? वेलोसिटी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सिंपल मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी में इसीलिए ऊपर डिस्टेंस नहीं लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा होगा और एक पर्टिकुलर, अब आप खुद सोचिए, आप कहीं से मान लेते हैं आप गोमती नगर में हैं या इंदिरा नगर में हैं, इंदिरा नगर से हजरतगंज आना है आपको, इंदिरा नगर से हजरतगंज आने के बहुत सारे रास्ते हैं या नहीं हैं? बताओ, बहुत सारे रास्ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत से रास्ते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता सिर्फ एक ही होगा, सबसे छोटा सबसे शॉर्ट रास्ता एक होगा, या वो भी तमाम है? हाँ, वो मल्टीपल वेज पॉसिबल नहीं है, वो कोई एक ही रास्ता होगा जो सबसे ज्यादा शॉर्ट होगा, और उसी शॉर्ट रास्ते को क्या बोल देंगे आप? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, जब आप उस पर्टिकुलर रास्ते के थ्रू ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपकी स्पीड नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। आपकी जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को किस रेट से चेंज कर रहे हैं आप, क्या स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, वो स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। बाकी और जितने भी रास्ते से आप हजरतगंज आइए, आपकी स्पीड कहलाएगी वो। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम निकालेंगे, स्पीड निकल के आएगी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगी, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। क्लियर है? इसकी भी सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट सेम है जैसे स्पीड की, क्योंकि कुछ और बदल नहीं रहा है ना, बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ नहीं बदल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए वेलोसिटी में चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो अब बेटा टाइम हो गया है, अभी मतलब वेलोसिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हमें करनी थी, लेकिन 7 o'clock। हाँ हाँ बिल्कुल होगी। दूसरी क्लास कौन सी है? हाँ, हिस्ट्री की है, मैथ्स की है। नहीं, इसमें नहीं होगी मैथ्स की, क्रैश कोर्स चल रहा है ये। तो माइक सर की जो क्लास है, माइक सर कहाँ ले रहे हैं? उसमें ले रहे हैं, तो फिर उसमें क्रैश कोर्स लॉगिन करा दो, या माइक सर को यहाँ भेज दो, इनको वहाँ करा दो, है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ बच्चे लॉगिन है ना, तो भेजना नहीं पड़ेगा ऑलरेडी। अभी माइक सर की क्लास, आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी इसके बाद, तो टाइम नहीं है, वरना अभी इसको हम और आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते। चलिए फिर भी देख लेते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपके सामने दिख रहा है, देखिए ये मूव कर रहा है ना, ये मूव करता जा रहा है। अब देखिए इसने डायरेक्शन अपनी चेंज की ना, 2 बार यहाँ पे चेंज की और उसके बाद फिर चेंज की। और अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी डायरेक्शन से रिलेटेड है, यानी डायरेक्शन में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज आया तो भी चेंज आएगा, और डायरेक्शन में खाली चेंज आया, मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज हो रहा है। कोई 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, पहले नॉर्थ में 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब ईस्ट में चल रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी? नहीं। स्पीड सेम रहेगी? स्पीड सेम रहेगी या नहीं? अरे यार, स्पीड तो सेम रहेगी ना। ठीक है, कोई अगर मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो ये बॉल थी पहले, ठीक है, इनिशियली, फिर से देखते हैं, मान लेते हैं ये बॉल यहाँ पे थी, अब ये बॉल यहाँ से मूव करना शुरू कर रही है। मान लेते हैं बॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है,
और हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन बदल गई, ये हो गई। तो स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। हाँ, तो वेलोसिटी में चेंज दो तरह से लाया जा सकता है, आइदर यू कैन चेंज मैग्नीट्यूड और दूसरा हाँ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। अभी हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे हैं ताकि आपको जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो चुकी होंगी, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी सेम है, जैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं आप। ठीक है, एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। ठीक है, तो ये देखिए ये गाड़ी आपकी यहाँ से चल के आ रही है और यहाँ पे हमने देखा कि उसने पहले शुरू में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, मान लिया हमने ये इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी और फिर धीरे धीरे फाइनली उसकी वेलोसिटी बढ़ते हुए कहाँ पहुँच गई, v हो गई। जैसे कि मान लो उसकी इनिशियली वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और फिर बढ़ते बढ़ते वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल फाइनल का मतलब ये है कि वेलोसिटी फिर इंक्रीज होकर कितना मिल गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से भी निकलता है, यानी अगर आपको दोनों का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। सपोज करो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट d1 था और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट d2 था, तो आपने दोनों को क्या कर देंगे, टोटल टाइम अगर आपको पता चल जाए, मान लो यहाँ का टाइम t1 है, यहाँ का टाइम t2 है, तो वेलोसिटी निकालने का बहुत, एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं, ये बार दिखाता है एवरेज निकाल रहे हैं अगर आप, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, ये निकल आया। या आपको अगर दोनों वेलोसिटी पता है उसकी इनिशियल और फाइनल, तो भी इस तरह से निकाल सकते हैं एवरेज, दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, दो चीज़ों का एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है ना, दो चीज़ों का एवरेज निकालना है तो दो क्वांटिटी हैं ऊपर a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2, यही करते हैं, सबको पता है, बोलो, एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं दो चीज़ों का। तो वेलोसिटी में भी दो क्वांटिटी अगर आपके पास है, दो वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल, तो उनको दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी दे रखी है और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम पता है आपको, तब तो ऐसे निकाल ही लेंगे हम। ठीक है, अब तो हमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, s टोटल डिस्प्लेसमेंट है और टाइम ये टोटल टाइम है। देखिए ये घड़ी आपको एक दिख रही होगी इस, हाँ बेटा, मान लिया सिंबल, मतलब u कोई खास चीज़ के लिए नहीं है कि u से कुछ मतलब निकलता है। u आपको पता है अल्फ़ाबेट में पहले आता है ना, u v w पढ़ते हैं, अरे तो v फॉर वेलोसिटी होता ही है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी माननी थी तो क्या करते वो, या तो v को ही इनिशियल मानते तो w को मानना पड़ता फिर फाइनल, है ना। तो उन्होंने दो लेटर्स चूज करने थे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर माननी है तो आप v से पहले वाले का वर्ड को मान लिया उन्होंने, u मान लिया, क्लियर है। और u v दोनों थोड़े से सिमिलर भी हैं इस कंटेक्स्ट में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस घड़ी से हमें समझना है, लेकिन अब दूसरी घड़ी जवाब दे रही है, कौन सी, हाँ, और माइक सर आपके खड़े हैं, तो हम इस घड़ी के कॉन्सेप्ट को किसी और घड़ी में समझेंगे, ठीक है, चलिए।